नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चैप्टर 3 में हमने देखा था कि नेशनल इनकम और उसके साथ जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं 7, है ना, उनमें आपस में कैसे जाया जाता है। मतलब इन 8 में से कोई 1 भी पता हो हमें तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की मदद से प्लस माइनस करके हम कैसे बाकी सातों तक पहुंच सकते हैं। मतलब हमें कोई भी और चाहिए तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। ज़रूरत हमें किन चीज़ों की पड़ती है? जब ग्रॉस से नेट में चेंज हो रहा हो या नेट से ग्रॉस में चेंज हो रहा हो तो डिप्रिशिएशन। जब नेशनल और डोमेस्टिक में इंटरचेंज हो रहा हो तो NFIA। और जब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में इंटरचेंज हो रहा हो तो NIT। NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NFIA है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट वर्ड बता रहा है कि ये कुछ चीज़ों को प्लस माइनस करके बना है। अब अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अलग अलग दिया है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। सिमिलरली नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि नेशनल इनकम या उसके कुछ एग्रीगेट पहले कैसे निकलते हैं। उनमें आपस में तो हम पहुंच सकते हैं एक से दूसरे तक, पर वो पहले इनिशियली कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो उसके 3 मेथड है: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि जो वैल्यू एडेड है वो क्या है? वो आपका प्रोडक्शन है एक तरीके से। ठीक है, इसको हम प्रोडक्शन या प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हम एक साल में क्या नया प्रोड्यूस कर रहे हैं या पुराने प्रोड्यूस चीज़ों में क्या हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक अकाउंटिंग ईयर में। तो एक ये मेथड हो गया। दूसरा, किसी एक ईयर में लोगों ने क्या कमाया, इनकम मेथड। क्योंकि उसी को तो वो खर्च या सेव करेंगे और इकोनॉमी में वही रोटेट होगा। जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वही बिकेगा, उसी के बिकने से पैसे आएंगे, वही पैसे इनकम में दिए जाएंगे। जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करोगे, सारे गुड्स और सर्विसेज की बात करोगे तो सबकी इनकम आ जाएगी, सारा प्रोडक्शन आ जाएगा। और वो प्रोडक्शन को जब हम सेल कर रहे हैं और उसको बेचने से जो हमें पैसे मिल रहे हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में, यानी अपने 4 फैक्टर में। तो यही इनकम से लोग वापस इसको खरीद रहे थे। और ये जो बेचा जा रहा था इसकी अमाउंट की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। ये इनका यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का एक्सपेंडिचर ही तो है इकोनॉमी में, जो वापस इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक है, इन चीज़ों में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करते हो तो मैंने पहले पिछले वीडियोस में भी एग्जांपल दिया कि मिस्टर ए जो है अलग अलग सामान खरीद रहे होंगे जिसमें B, C, D, E इन्वॉल्व होंगे। ठीक, यही B, C, D, E कुछ ऐसा सामान भी खरीदते होंगे जिसमें A इन्वॉल्व होगा। नहीं तो PQR होगा, PQR के लिए A होगा। लेकिन ये जो पूरा यूनिवर्स है यानी पूरी इकोनॉमी है, इसमें सब एक दूसरे के लिए ही काम कर रहे हैं। और जब हम सम अप कर देते हैं तो सबकी इनकम, सबका एक्सपेंडिचर, सबका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, क्योंकि वो सब एक एक बार गिन लिए जाते हैं। अब बात आती है कि ये जो 3 मेथड है, वैल्यू एड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये होते क्या है और इनसे इनिशियली कौन सा एग्रीगेट निकल के आता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबसे नेशनल इनकम निकले या सबसे GDP निकले। हालांकि अगर हमारे पास वही NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और डिप्रिशिएशन मौजूद है तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी कि जो भी चीज़ हमसे पूछी जा रही है उसमें पहुंचने पे। मान लीजिए हमसे NNP@FC पूछा जा रहा है, सॉरी, हाँ, हमसे NNP@FC पूछा जा रहा है और हमारा ये कोई मान लीजिए एक्सपेंडिचर मेथड है जिससे हमारा GDP MP निकल रहा है, तो हमें इसमें जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है अगर हमारे पास ये तीनों है। ठीक, लेकिन इनिशियली क्या निकलता है?
बिना इनको यूज किए जो ये मेथड्स हैं वो हमें क्या आंसर देते हैं। देखिए, पहली बात, वैल्यू एड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें हम करते क्या है, जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका पूरा कंट्रीब्यूशन हम एस्टिमेट करते हैं एक ईयर का, और उससे निकलता है मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी एमपी एट मार्केट प्राइस। अब इसको एनएनपी एफसी तक पहुंचाते हैं ताकि हमें नेशनल इनकम मिल सके। ये जो वैल्यू एडेड होता है, इसमें एडेड वर्ड क्यों लगा है, क्योंकि जो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटाना होता है। देखिए, जब हम ये ऊपर पढ़ रहे थे कि हम चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हम समझेंगे, इनकम मेथड में हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, और एक्सपेंडिचर मेथड में हम फाइनल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है कंजम्पशन वाला ही हो, इन्वेस्टमेंट वाला भी हो सकता है। अच्छा, वैल्यू एडेड हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड के लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स। पूरे एक ईयर के सारा आउटपुट जो बेचा गया उसे निकाल लें तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है। कोई कहे कि 5,000 रुपए की सेल्स है और 500 रुपए का एक्सपोर्ट है, गलत बोल दिया मैंने, तो सेल्स बताइए। तो सेल्स में सब होता है, एक्सपोर्ट वाला भी होता है, ठीक। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक सेल्स क्या 3,000 और एक्सपोर्ट 2,000, तब सेल्स पूछे तब आप 5,000 बोलोगे, क्योंकि सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट जुड़ा होता है। लेकिन सिर्फ सेल्स दिया है तो वो सेल्स ही है। मान लीजिए फर्म एक्स है, वो 500 वॉच एक साल में बनाती है और उसको 1,000 पर पीस पे बेचती है, तो बताइए सेल्स कितनी होगी। तो क्वांटिटी 500 है और प्राइस पर यूनिट 1,000 है, तो P इंटू क्यू। तो आपका ये भी एक फॉर्मूला है। या वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो सकता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ और भी चीजें बनाई हो जो हम बेच ना पाए हो, तो वो हमें कैसे पता चलेंगी। भाई, अगर हमने 100 रुपए का सामान बेचा और ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 10 रुपए का था और अब हमारे पास 15 रुपए का है, तो यानी कि हमने साल में 100 प्लस ये जो 5 बढ़ गया है यहाँ पे, ये बनाया है 105। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गई, 105। ये 5 कैसे आया, चेंज इन स्टॉक। 10 से 15 जो स्टॉक बदला, ये 5 कहाँ से आ गया, ये भी बनाया होगा, और जो 100 बेचा है वो भी बनाया होगा। ठीक है। बहुत डिटेल में हम न्यूमेरिकल वाले वीडियोस में ही जाएंगे, अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन में तो थ्योरी कवर करेंगे मेजर। तो चेंज इन स्टॉक क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। कोई पूछ दे आपसे कि भाई ओपनिंग स्टॉक 2,000 है, तो चेंज इन स्टॉक बताइए, आप कहोगे -2,000। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं गया। अब जब क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं गया तो आप ये मानोगे कि वो जीरो था, खत्म हो गया था। ऐसे ही यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग दी थी है, तो आपको ये मानना है कि ओपनिंग जीरो है। फॉर्मूला वही लगाना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यानी कि, सॉरी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का, तो क्लोजिंग 1,500 माइनस ओपनिंग जीरो, तो 1,500। क्लोजिंग जीरो माइनस 2,000, तो माइनस का 2,000 आ गया। ठीक। चेंज इन स्टॉक। अब आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वो चीजें हैं जो हम लास्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा रहे होते हैं, बल्कि किसी और प्रोडक्शन, फर्दर इम्प्रूवमेंट या किसी और चीज के प्रोडक्शन में उसको यूज कर ले रहे हैं। तो उससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कार है, कार बनाने में टायर भी यूज हो रहे हैं, लेकिन टायर अलग कंपनी बना रही है और कार बनाने वाली कंपनी को टायर बेच दे रही है। तो अब हम टायर की ये वाली सेल्स नहीं गिन सकते, क्योंकि जब कार बिकेगी तो उसकी पूरी कॉस्ट हम गिनेंगे, जिसमें टायर की कॉस्ट इंक्लूडेड होगी। तो ऐसे में टायर क्या हो गए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गए। एप्पल है, ये आपने खाने के लिए खरीदा या किसी कस्टमर ने खरीदा, तो
ये एप्पल जो है क्या हो गया, फाइनल का गुड हो गया, यानी कि फाइनल यूज में काम आने वाली चीज हो गई। लेकिन यही एप्पल किसी एप्पल जूस मेकर ने खरीद लिया, उसका जूस बना के वो बेच रहा है, तो जूस फाइनल गुड हो गया और एप्पल इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है। Intermediate consumption, it refers to value of non-factor inputs, all inputs other than factor inputs of land, labor, capital, and entrepreneur. Primarily, it includes value of material used in the process of production. जब आप किसी प्रोडक्शन में से ज़मीन जो आप यूज़ कर रहे हो, लेबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे और एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर हटा दो, तो उसके बाद भी अगर कोई इनपुट बचता है तो वो मेजरली क्या होता है, रॉ मटेरियल। एप्पल जूस वाले के लिए एप्पल क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक। तो ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो अब अगर कोई 600 वैल्यू ऑफ आउटपुट है और उसमें से कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 200 है, तो ऐड कितनी हुई वैल्यू, केवल 400। हमने 200 की चीज खरीदी, इस पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कुछ किया और उसे बना दिया 600 का, तो हमने वैल्यू कितनी ऐड की, 400। ठीक है। और इससे जो हमारा आंसर निकलता है ग्रॉस वैल्यू एड का, मान लीजिए किसी गुड पे हमने 400 वैल्यू ऐड की, किसी पे 200, किसी पे 200, किसी पे 200, तो टोटल 1000 रुपये हमने वैल्यू ऐड करी इस इकोनॉमी में एक ईयर में। ये कहता है फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर, शॉपकीपर। ठीक। ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने क्यों लिया है, ये एग्जाम्पल लेना चाहते हैं ब्रेड का। ठीक। अब एक फार्मर है, वो वीट बना रहा होगा। ठीक। 200 रुपए का उसने सामान यूज किया और 600 रुपए का वीट बना दिया। सामान क्या, जैसे कि सीड्स हो गए, इरिगेशन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, एक्सेट्रा। ठीक। तो 200 रुपए की चीजें उसने ली मार्केट से और 600 का वीट बना के बेच दिया। अब यही 600 का वीट फ्लोर मिल को जब उसने बेचा, आटा बनाने वाली फैक्ट्री को, तो उसके लिए ये 600 क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। उसने कितनी वैल्यू ऐड की, केवल 200, क्योंकि उसने 600 के गेहूं से, वीट से 800 का फ्लोर यानी आटा बनाया। अब यही 800 का आटा उसने बेकरी वाले को दे दिया, और बेकर ने क्या किया, उस 800 से 1000 की ब्रेड बना दी 800 के आटे से। तो अब फिर से कितनी वैल्यू ऐड हुई, केवल 200। बेकर ने क्या किया, ये 1000 रुपए की ब्रेड दे दी शॉपकीपर को कि भाई मैं तो ब्रेड बनाता हूँ, कस्टमर को तो तुम बेचोगे। कस्टमर ने ये 1000 की ब्रेड अपना प्रॉफिट और खर्चा निकालने के लिए 1200 में बेची, तो इसने कितनी वैल्यू ऐड की, और 200। तो असल में देखा जाए तो टोटल 200 पे की चीज को 1200 में बेचने से 1000 की वैल्यू ऐड हुई। 200 रुपए का सामान खरीदा गया था गेहूं उगाने के लिए, और 1200 में ये ब्रेड कस्टमर को बेची गई, तो वैल्यू ऐड कितनी हुई, 1000। अब यही वैल्यू ऐड क्या बन गई, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं। कैसे निकलता है भाई, हाँ, अब अगर हमें जीडीपी एमपी से एनपीएफसी नेशनल इनकम में जाना है, तो मैंने आपको बताया डिप्रिसिएशन हटाओगे तो ग्रॉस से नेट बनेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटाओगे तो एमपी से एफसी बनेगा, और एनएफआईए जोड़ोगे तो डोमेस्टिक से नेशनल बनेगा। पिछले चैप्टर में हमने सीखा है कैसे होता है। ठीक। अच्छा, जीवीए अक्सर हमें दिया कैसे होता है, जीवीए अक्सर हमें दिया होता है, हाँ, अब इंटरमीडिएट कमीशन को ले लें। कई बार क्या होता है, डबल काउंटिंग हो जाती है और उसको हमें रोकना होता है। जैसे हमने आटे की भी वैल्यू तो जोड़ ली और फिर उसकी ब्रेड बनी, ब्रेड की भी पूरी जोड़ ली, तो ये प्रॉब्लम आती है, कभी कभी डबल काउंट हो जाती है चीज़ें। तो इसीलिए सबसे पहले इसके अकर होने का चांस क्या है, तो नेशनल इनकम के समय में मार्केट वैल्यू फाइनल गुड की जो है देखनी होती है और कोशिश करनी होती है कि डबल काउंटिंग से बचे। कैसे, देखिए पहले तो हम जानते हैं क्या क्या कारण होते हैं। जब कुछ गुड्स को हम 2 बार गिन लेते हैं या एक से ज़्यादा बार गिन लेते हैं, हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में फ़र्क ही नहीं जान पाते, है ना। जैसे अभी हमने पीछे इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा, तो हम उसमें और उसमें फ़र्क ही नहीं जान पा रहे। मान लीजिए हम सेब है, हमने सेब की पूरी वैल्यू गिन ली, कितना सेब देश में होगा। अब कितना सारा सेब जूस बनाने, जैम बनाने और इन सब चीज़ों में यूज़ हो गया, वो हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जैम और जूस की वैल्यू फिर से हमने पूरी जोड़ ली, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स है और फाइनल गुड्स है उसमें फ़र्क नहीं कर पाए, ये हमारी गलती थी। ठीक है, ऐसे टेबल में एग्जांपल दिया गया कि वीट से
वीट को बेचा गया मिल ओनर को, मिल ओनर ने आटा बना के बेचा बेकर को, बेकर ने ब्रेड बना के बेची शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने उसको फाइनल कंज्यूमर तक बेचा। तो ऐसे में क्या होता है कि चीज़ों की डबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है और जीडीपी जाता है बढ़, जबकि वो होता है गलत। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फाइनल आउटपुट मेथड, हम ऐसी ही चीज़ों को गिनेंगे जो सीधे कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, है ना कि कोई और। ये है आपका फाइनल आउटपुट मेथड। दूसरा है वैल्यू एड मेथड कि अब हर चीज में से उसमें वैल्यू ऐड कितनी हुई है वही उठाओ, उसका नारपी ना उठाओ। जैसे ऊपर था, हमने ब्रेड में क्या किया, उस सारी पिछली जो वैल्यूएशन थी वो हटा के सिर्फ 1200 जोड़ा। अगर हम आटे की सेल वैल्यू, ब्रेड की सेल वैल्यू जब शॉपकीपर को बेची जा रही थी, गेहूं की सेल वैल्यू जब आटे के मिल को बेची जा रही थी, तब गिन लेते तो फिर डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग हो जाती। इसलिए हम केवल वैल्यू एडेड गिने। ठीक, ये हो गया आपका जीवीए मेथड। कई बार क्या दिया होता है आपको, आपको दिया होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर का, आपको दिया होता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट जो तीनों ने खरीदा, फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, नेट नहीं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, सब्सिडीज दी गई है, इससे आप एनआईटी निकाल लोगे। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर, ये क्या होता है, ये आपके डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। फिक्स्ड कैपिटल को क्या कोई कंज्यूम कर सकता है? अगर आप कोई एसेट खरीद के लाए 10 लाख का, कोई मशीनरी, तो क्या आप उसको खत्म कर दोगे? नहीं, खत्म तो रॉ मटेरियल होता है ना बनाने में, कोई भी फाइनल गुड। तो आपने उसमें कंज्यूम क्या कर लिया, आपने उसको यूज किया। तो एक साल में फिक्स कैपिटल में से क्या यूज हुआ, असल में डिप्रिशिएशन यूज हुआ। अगर कोई मशीनरी आपकी 2 लाख की थी ईयर स्टार्टिंग में और आपने उसे साल भर अच्छे से यूज किया और ये एंडिंग में वो 1,80,000 की है, तो आपने 20,000 रुपए का फिक्स कैपिटल यूज किया, यानी 20,000 रुपए आपका क्या था, डिप्रिशिएशन था। तो ये आपके डिप्रिशिएशन का सीक्रेट नेम इन्होंने डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए। और एनआईटी को तोड़ दिया इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी में, एनएफआईए को भी तोड़ दिया इन्होंने, फैक्टर इनकम रिसीव बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फ्रॉम का नेट निकालने के लिए, एनएफआईए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम -2, ठीक है, यानी कि 10 माइनस 20, और ये आ जाएगा -10। अब -10 का मतलब क्या है कि हमें हर जगह रिवर्स करना है, जहाँ एनएफआईए जोड़ते हैं वहाँ 10 घटा देंगे, क्योंकि बाहर लगेगा प्लस, और प्लस और माइनस होता है माइनस, और जहाँ पे एनएफआईए हटाना होगा वहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज वैल्यू एडेड हम देखते हैं, जीवीए एट एमपी, जिसको हम जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हैं बाद में। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट इनपुट होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का 800 में से इसका इनपुट चला जाएगा 400 का, बचेगा 400। सेकेंडरी सेक्टर के 200 में से इसका 100 चला जाएगा, थर्डरी के 300 में से इसका 50 चला जाएगा। तो बचेगा क्या, 200 माइनस 100 100, और 300 माइनस 50 250। तो 4 और 2 6 और 7 750 हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया, यानी जीडीपीएमपी। ठीक, अब हमें चाहिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इनकम बताओ। तो हम नेशनल इनकम के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जीवी एट एमपी क्या होता है, जीडीपी एट एमपी होता है, और इससे नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी, मैंने आपको बताया था कि एनएनपीएफसी नेशनल इनकम में जाने के लिए जी से एन, ग्रॉस से नेट, बड़े से छोटा है, और डिप्रिशिएशन का फर्क है, तो डिप्रिशिएशन माइनस हो गया, जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हिडन डिप्रिशिएशन देते हैं माइनस हो गया। डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, और डोमेस्टिक नेशनल फर्क होता है एनएफआईए। तो क्या करेंगे, छोटे से बड़े में जाने के लिए जोड़ेंगे, और एनएफआईए जोड़ने का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ो और टू अब्रॉड माइनस कर दो। फिर एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो एनआईटी माइनस करेंगे क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हैं, फर्क इनमें एनआईटी होता है, बड़े से छोटे में जाने में माइनस होता है। तो एनआईटी माइनस करेंगे तो यानी इनडायरेक्ट टैक्स जो कि प्लस होता है, एनआईटी का आईटी माइनस सब्सिडी। अब कोई एनआईटी माइनस करने को कहेगा तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गया और सब्सिडी जुड़ गया। ये सब हम न्यूमेरिकल में दोबारा पढ़ेंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 750 में से 80 गया, 50 गया, और यहाँ पे 20 गया, 80 20 100, तो बचा 650, और 50 गया तो 600, जुड़ा क्या, 20 और 10 30।
तो 630 नेशनल इनकम एंड एनपीएफसी। ये था आपका कौन सा मेथड, वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड। अब आता है इनकम मेथड। ठीक है, तो फैक्टर इनकम जितनी भी है हम जोड़ते तो इनकम मेथड होता है। किस किस तरीके की होती है, वेजेस सैलरीज होती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट्स इन काइंड कोई चीज़ दे दी जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए पीएफ वगैरह में पैसे जमा कर दिए, रिटायरमेंट के लिए पेंशन बनानी थी वो उसका कुछ शेयर पहले से निकाल लिया, तो ये सब क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कोई बोनस मिला ईयरली, ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें क्या आ जाता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब एक साथ रख लिया हमने। ये सब ऑपरेट करने के फायदे हैं। अगर रेंट हमें नहीं देना पड़ा हमारी जगह है तो वो भी हमारा फायदा है। रॉयल्टी कोई ऐसी चीज़ है जो आगे जाके घट सकती है, पर हम नई नई फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रॉयल्टी, जैसे कि कोयले का खदान, उसका केवल रेंट नहीं होता है, रॉयल्टी भी होती है। फिर आता है इंटरेस्ट, हमने अपने पैसे लगा रखे हैं इस बिजनेस में, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट हम जो अपनी बिजनेस स्किल्स लगा रहे हैं उसके बदले। ठीक, तो दो तरीके की इनकम हमने देखी, एक ऑपरेटिंग सरप्लस और एक कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई। थर्ड आता है मिक्स्ड इनकम, बची हुई जो भी चीज़ें। ठीक, और इससे हमारा निकलता है एनडीपीएफसी। जब हम ये तीनों चीज़ें जोड़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि ओएस, और प्लस मिक्स्ड इनकम यानी कि, तो हमारा एनडीपीएफसी निकलता है। और हम जानते हैं कि इससे एनपीएफसी यानी डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम एनएफआई जोड़ देंगे। ठीक, ये तीन चीज़ जुड़ेगी तो हमारा बनेगा इनकम मेथड से एनडीपीएफसी। उसमें आ रहा है जीवीएमपी, वैल्यू एड मेथड में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपीएमपी भी बोल सकते हैं। और यहाँ आ रहा है हमारा एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या है, ट्रांसफर अर्निंग नहीं लेनी है, यानी ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट एक्सपेंस, स्कॉलरशिप। ठीक है, ये सब ट्रांसफर पेमेंट है, इनके बदले इकोनॉमी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन हमेशा जोड़ी जाती है क्योंकि ये उन्हीं के कंपेंसेशन का पार्ट होती है जो उन्होंने पहले काम किया था। ठीक, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज नहीं जोड़ सकते हो, बस तो कोई बताएगा भी नहीं कि हमने चोरी की, डकैती डाली, कुछ भी किया है ना, लेकिन इसको तब भी नहीं जोड़ते। कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स एक बार बिक चुके हैं, उनकी वैल्यू एक बार जोड़ी जा चुकी है, अब वो दोबारा बने तो है नहीं, उनका एज इट इज बेचा जा रहा है, तो इसीलिए उनकी जो सेल और परचेज के पे दिया हुआ कमीशन और एक्सेट्रा हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक, हाँ सॉरी, उनके सेल और परचेज का जो पैसा है वो हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन उस पर अगर कोई हेल्प कर रहा है और कमीशन कमा रहा है तो क्योंकि वो एक फैक्टर इनकम है, एक सर्विस रेंडर हो रही है, तो इसलिए उस कमीशन को हम जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप कार्स वाले, कार्स 24 ऐसी चीज़ें सुनते होगे ना, तो इनकी इनकम जोड़ी जाएगी क्योंकि ये बीच में कुछ काम कर रहे हैं उस पर, उसको वैल्यू बढ़ाने के लिए, वैल्यू एड अप करने के लिए। ब्रोकरेज ऑन द सेल परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, हाँ भाई देखो, शेयर और बॉन्ड के सेल परचेज की वैल्यू नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन उसका ब्रोकरेज जोड़ा जाएगा, जो उसको बिकवा रहा है, खरीदवा रहा है, एक सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसका ब्रोकरेज गिना जाएगा। शेयर और बॉन्ड का सेल परचेज क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी कंपनी का कैपिटल है। ठीक, लॉटरी वगैरह जीती है तो वो पैसा नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ओनर ने खुद मतलब कोई बंदा है उसके चार घर है, वो रहता है एक में, लेकिन बाकी तीन वो उसने खाली छोड़ रखे। अब इसका इम्प्यूटेड रेंट मतलब कि अपने आप जो रेंट कैलकुलेट होना चाहिए वो जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि वो सर्विस किसी तक पहुंच नहीं रही, एक से दूसरे तक नहीं पहुंच रही। कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं जोड़ी जाएगी। ठीक, एक बार नेशनल इनकम में प्रॉफिट जोड़ लिया गया किसी कंपनी का, तो अब उस पर जो टैक्स दिया जा रहा है, उससे डिविडेंड दिए जा रहे हैं शेयर होल्डर्स को, कुछ प्रॉफिट रोक के वापस रिटेन कर लिया जा रहा है, इस सब पे फिर से चीज़ें नहीं जोड़ी जाती। ठीक है, इनकम टैक्स नहीं जोड़ा जाता क्योंकि कंपनसेशन में पहले ही वो पैसा जुड़ गया है, उसमें से इनकम टैक्स दिया जा रहा है।
वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, ये सब हमें अलग से नहीं ऐड करना है, जो एक साथ जोड़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, नेट डोमेस्टिक इनकम दी है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम दी है, नेट नेशनल इनकम दी है और नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया है। नहीं, ये चारों चीज़ें हमें निकालनी है। एनडीपी एफसी निकालना है, जीडीपी एफसी निकालना है, मतलब नेट डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। फिर नेट नेशनल इनकम यानी कि नेशनल इनकम जिसे हम एनपीएफसी कहते हैं। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये तो सीधे बोल दे रहा है एनडीपी एट सॉरी एनएनपी एट एमपी, तो उसने फुल शॉर्ट फॉर्म ही बोल दिया, उसका फुल फॉर्म बोल दिया। है क्या हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है, डिप्रिशिएशन, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, एनएफआई है। तो हमने कहा भाई सबसे पहले तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये तीनों जोड़ के हम क्या निकालते हैं? एनडीपी एफसी, जो हमारा पहला आइटम है। अपने आप निकल आता है 24,000, 10,000, 34, 34 और 28, 62, 62,000 हमारा बन गया एनडीपीएफ से। अब कोई कह रहा है जीडीपीएफ से निकालो, तो हम जानते हैं नेट से ग्रॉस में जाने के लिए, छोटे से बड़े में जाने के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस यानी डिप्रिसिएशन एड अप होगा। तो हमने डिप्रिसिएशन लिया 1700, जोड़ दिया 62,000 में, तो बन गया 63,700। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। फिर एनएनपीएफसी, भाई जीडीपीएफसी से एनएनपीएफसी में जाने में क्या ही दिक्कत है, केवल डोमेस्टिक से नेशनल में तो जाना है, छोटे से बड़े में। और डोमेस्टिक नेशनल एनएफआईए पे डिपेंड होता है। तो हमने -300 जोड़ दिया, अब हमने देखा कि माइनस लगा है तो घट गया अपने आप, 63,400 हो गया। था तो हमें जोड़ना, लेकिन क्योंकि वो माइनस में था, थर्ड आंसर आपको 63,400, इसलिए वो घटा दिया आंसर उसने। अब एनएनपीएफसी से एनएनपीएमपी में जाने के लिए केवल एफसी से एमपी चेंज हो रहा है, छोटे से बड़ा, पर इसमें फर्क होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। यहाँ पे हमें नेट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना पड़ेगा, 9,000 माइनस 1,800 हो गया 7,200। ये 7,200 हमारा एनआईटी है, और हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो इसे जोड़ेंगे। तो हमारा 63,400 में 7,200 जुड़ेगा, 600, ये 7,310, 70,600। देखिए पहला 62 सही, फिर आपका सेकंड हो गया 63,700, बिल्कुल सही। फिर हो गया आपका, ओके यहाँ गड़बड़ हो गया, 61,700 आ रहा है, इन्होंने 300 घटाया है 62 में से, 62 में से ही घटाया है। अच्छा ओके, जीडीपीएफसी से हम एनपीएफसी में चले गए, हमें एनडीपीएफसी से जाना था, मतलब 62 में हमें 300 माइनस करना था, तो हमारा 61,700 हो जाता। और एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, तो एनएनपीएफसी हमें दी गई है नेट नेशनल इनकम 61,700, और इसी में हमने 9,000 जोड़ा और 1,800 घटाया एनआईटी के लिए, 68,900 हो गया। ठीक इसी तरह से लास्ट है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि आपका अगले वीडियो में रखेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा हो रहा है वीडियो। ठीक है, पर टाइम भी देख लेते हैं कितना है। जी हाँ, 28 मिनट्स का हो गया, यानी लगभग आधे घंटे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, 4th चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।